तो अब हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल। यानी कल हम लोग शुरू किए थे वर्क एनर्जी पावर, तो वर्क एनर्जी पावर में जो भी हम लोग का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वर्क रिलेटेड वो हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। यानी सबसे पहला हम लोग के पास एक न्यूमेरिकल है। वो न्यूमेरिकल क्या है देखिए। सबसे पहले हम लोग के पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। चलिए क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग के पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद जैसे ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन हो गया, तो इंक्लाइंड प्लेन पे एक बॉडी है जिस बॉडी का मास जो है वो m है, ठीक है। उसके बाद ये बॉडी यहां से स्लोप कर रहा है, ठीक है, और ये बॉडी लास्टली स्लोप करके इस पोजीशन पे आ जा रहा है। अब जैसे ये बॉडी पोजीशन पे आ गया तो यहाँ पे तो आपका डॉटेड होगा, ठीक है, क्योंकि बॉडी डिस्प्लेस कर गया। मास बॉडी का चेंज नहीं होगा क्योंकि अर्थ सरफेस पे कहीं पे देखोगे तो मास आपका सेम होता है, वेट चेंज करता है, ठीक है ना। तो मास पहले यहाँ पे था, बॉडी यहाँ पे था, डिस्प्लेस करके बॉडी आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन क्या दे रहा है, तो क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, by the gravitational force and normal reaction, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन आपको हम समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन आपका है कि आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और बॉडी जो है वो टॉप पे रखा गया है। बॉडी धीरे धीरे स्लोप कर रहा है, बॉडी स्लोप कर करके इस पोजीशन पे आ गया है। मास बॉडी का सेम है, मास आपका चेंज नहीं करेगा। तो पूछ रहा है कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, यानी वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा और नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा आपको निकालना है। आइए इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं, एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना। सबसे पहले अगर हम लोग वर्क डन नॉर्मल रिएक्शन के कारण निकाल रहे हैं तो सबको पता है ना कि फॉर्मूला होता है एफ कॉस थीटा, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन जो लगता है वो कभी भी लगेगा तो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। सरफेस के कहां लगेगा, परपेंडिकुलर लगता है। तो मान लो कि सबसे पहले हम इस पोजीशन पे अगर नॉर्मल रिएक्शन निकालना चाहें तो हमारा सरफेस ये है, क्योंकि बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है इधर। डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट कभी भी देखोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। और मान लो कि इसका जो लेंथ है ना, इसका हम लेंथ भी आपको दे देते हैं, लेंथ आपका एल है, ठीक है ना। लेंथ आपका क्या है, एल है, और इसके बीच का एंगल जो है वो भी आप ले लो क्या है, थीटा है। तो जरा सोच के बताना कि बॉडी हमारे डिस्प्लेस कर रहा है इधर, यानी डिस्प्लेसमेंट तो फिक्स हो गया कि आपके बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस साइड हो रहा है, ये तो क्लियर है। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन कहां पे लगता है, तो नॉर्मल रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ फोर्स व्हिच आर अप्लाइड ऑन द परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। यानी नॉर्मल रिएक्शन कभी भी देखोगे तो वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। और सरफेस आपका ये है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर आप इसको ऐसे बना सकते हो। देखो सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी ये आपका सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया, यानी यहां पे आपका नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो आपके बॉडी का डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो यहां पे जब निकालोगे तो यहां पे आप लिख सकते हो ना cos 90 डिग्री, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ एल हो गया, और यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है वहां पे एन लिख सकते हो। तो यहाँ पे cos 90 का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे वर्क डन जो नॉर्मल रिएक्शन के कारण निकल रहा है उसका वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। 0 क्यों होगा, ये तो आपको क्लियर हो गया। 0 इसलिए हुआ क्योंकि वर्क डन जब हम लोग नॉर्मल रिएक्शन के कारण निकालें तो नॉर्मल रिएक्शन कभी भी लगता है तो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो ये सरफेस हो गया, इसके परपेंडिकुलर करेंगे तब भी हमारा एंगल 90 डिग्री बनेगा। या सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लगता है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा इधर ही हो रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में भी देखोगे तो नॉर्मल रिएक्शन एक प्रकार का फोर्स है जो ऊपर लग रहा है वो भी इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन टाइप ऑफ फोर्स, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ और फोर्स इज ए टाइप ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, यानी नॉर्मल रिएक्शन टाइप ऑफ फोर्स, दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो सकता है, कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन जो आप नॉर्मल रिएक्शन के कारण निकाले वो क्या होगा, आपका 0 होगा। क्लियर है ना। चलिए अब यहाँ पे आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। आइए, यानी यहाँ पे हम लोग वर्क डन निकाल रहे हैं किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ग्रेविटेशनल फोर्स, चलो निकालो तो सभी लोग। आइए, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण निकालोगे तो सबसे पहले हम लोग इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम हमारा नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं। चलिए पहले जो हमारा था हम लोग उसी डायग्राम को पहले प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। हमारे पास मास था, एम था, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपका एक नीचे यहाँ पे तो फिक्स है
कि आपका एक नीचे लगेगा क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण mg, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, वो नीचे की ओर आपकी बॉडी को खींचेगा। तो यहाँ पे आपका लग रहा है mg और यहाँ पे बॉडी आपका डिस्प्लेस कर रहा है इधर, यानी दो केस आपको यहाँ पे फिर मिल गया कि आपका नीचे की ओर लग रहा है क्या चीज, ग्रेविटेशनल फोर्स, जहां पे बोलेगा नीचे की ओर mg लगता है, ये तो फिक्स है, और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर की ओर। अब यहाँ पे वर्क डन निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अगर आप पिछला लेक्चर हमारा देखे होंगे तो वहां पे आपको बताए थे कि वर्क का दो फार्मूला होता है, एक बताए थे एफएस कॉस थीटा और एक आपको हम फार्मूला बताए थे वर्क डन का कि फोर्स का वह कंपोनेंट, फोर्स का वह कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो, एकदम बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको ये सिखा रहा है। वर्क का एक चीज और बताए थे कि फोर्स जो आप लोग लिखते हो तो यहाँ पे फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो और इनटू यहाँ पे क्या कर देना है, डिस्प्लेसमेंट। यहां से भी आपका काम निकल जाएगा। अब यहाँ पे जरा सोचना कि ये आपका थीटा है और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जब ये थीटा और ये 90 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो आपका एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है और बॉडी डिस्प्लेस इधर की ओर कर रहा है, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा फोर्स का, देखो ध्यान से, यानी फोर्स लग रहा है इधर की ओर बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है इधर, फोर्स लग रहा है इधर, बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है इधर। तो इस केस में जो ये कंपोनेंट होगा, हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं एफ एस कॉस 90 माइनस थीटा कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एफ एस कॉस 90 माइनस थीटा कह सकते हैं। तो यानी ये आपका फोर्स का वैल्यू हो गया। तो यहां पे जब आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 90 माइनस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, इधर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका वैल्यू क्या है, एल है। अब यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो एफ एस कॉस 90 माइनस थीटा को क्या कहेंगे हम लोग, साइन थीटा। तो यानी इसका आंसर हो गया वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एफ एस साइन थीटा एल। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया। यानी वर्क डन जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण निकल के आया वो हमारा क्या आया, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एफ एस, यानी एफ एस कॉस 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या कह सकते हैं, साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, लेंथ है। तो एक और तरीका से लिख सकते हैं, क्या लिखे, वर्क डन ग्रेविटी के कारण जब निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एफ एस साइन थीटा यहाँ पे एल हो गया। एफ एस का मतलब क्या है, यानी एफ एस का मतलब सिंपली फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स ग्रेविटी के कारण लग रहा है, तो यहाँ पे डब्ल्यू जी इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, एफ एस का मतलब एम जी साइन थीटा एल, यानी वर्क डन ग्रेविटी के कारण क्या हो गया, एम जी साइन थीटा एल। ठीक है, अगला हम लोग जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वो काफी टॉप लेवल का क्वेश्चन है, यानी जेईई मेंस के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमारे पास एक हेमीस्फेरिकल सेल है। ठीक है, हम लोग के पास एक हेमीस्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस जो है वो आपको दिया हुआ है। रेडियस इसका क्या है, आपका आर है। रेडियस क्या है इसका, आर है। ठीक है, इसके बॉटम पार्ट पे आपका एक बॉडी है जिस बॉडी का मास एम है और फोर्स जो है वो सीधे लग रहा है जो एफ वेक्टर के रूप में दिया गया है। ठीक है, धीमे धीमे ये मास जो है वो डिस्प्लेस होके फोर्स लगने के कारण ये मास जो है वो धीरे धीरे यहां पे प्लेस्ड हो जा रहा है। फोर्स का डायरेक्शन हमारा चेंज नहीं हो रहा है, फोर्स का डायरेक्शन हमारा वही है। तो क्वेश्चन यहां पे पूछ रहा है कि फाइंड वर्क डन बाय फोर्स। आप पहले क्वेश्चन को देखो, यानी जो भी मास यहां से यहां तक पहुंचे, यानी जो भी यहां से यहां तक वर्क डन हुआ किसके कारण, फोर्स के कारण, उसका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है ना, उसका वैल्यू आपको निकालना है। यानी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। हेमिस्फेरिकल सेल था, रेडियस आर था, बॉटम पे एक मास प्लेस्ड है, फोर्स जो है आपका सीधे लग रहा है, मास जो है धीरे धीरे वो डिस्प्लेस करके, मास जब फोर्स इधर लग रहा है तो मास धीरे धीरे डिस्प्लेस करके यहां पे चला गया, तो भी हमारा फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। इस केस में बताने के जैसे यहां से यहां तक गया तो कुछ ना कुछ तो वर्क डन हुआ ना। तो ये जो वर्क डन हुआ फोर्स के रिस्पेक्ट में, इसका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, चलिए पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट आपको हम लिखवा दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए आप यहाँ पे सिंपली कॉन्सेप्ट लगा सकते थे कि वर्क डन निकालना था तो हम लोग यहाँ पे कर सकते थे एफ एस कॉस थीटा।
बन जाता है ये क्वेश्चन। यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े भी हैं। लेकिन यहाँ पे देखो एफ तो पता है कि चलो एफ यहाँ पे हो गया, यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या वो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है? डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता नहीं है, क्योंकि यहां से यहां तक जो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। अच्छा, दूसरा चीज क्या, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट मिल भी जाता, मान लो कि यहां से यहां तक आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाता, तो यहां पे तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल भी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि आपको फोर्स भी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, और उनके बीच का सबसे खास बात आपको क्या चाहिए? एंगल चाहिए। तो यहाँ पे तो एंगल भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन आपका फंस गया। यहाँ पे आपका तीनों का तीनों वेरिएबल टर्म हो गया, यानी मास यहाँ पे चेंज करना, मास यहाँ से यहाँ तक है, चलो मास मान भी लेते हैं कि मास आपका वही है, फोर्स भी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो चाहिए ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट आपका बदल रहा है। देखिए हर पॉइंट पे बदल के वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे चेंज कर रहा है। और सबसे खास बात कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल आपको पता नहीं है, तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे नहीं लगेगा, आपका जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है यहाँ पे नहीं लगेगा। तो इसके लिए अब हम लोग करेंगे क्या, आइए अब एक यहाँ पे एकदम तगड़ा हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके लिए हम लोग के पास दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दो इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, और इस कॉन्सेप्ट से हम लोग इस न्यूमेरिकल को तोड़ेंगे। ठीक है, W इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पे वर्क को हम लोग दो अलग अलग कंपोनेंट में यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो W इक्वल टू पहले क्या कर देंगे, F cos थीटा इंटू S, दूसरा W इक्वल टू S cos थीटा इंटू F। हमने क्या किया कि यहाँ पे दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया, पहला F cos थीटा लिया, F cos थीटा इसमें डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया, और दूसरा लिया S cos थीटा इसमें फोर्स से मल्टीप्लाई किया। यानी ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है, ये दोनों कॉन्सेप्ट काफी तगड़ा होने जा रहा है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जब हमारा वेरिएबल टर्म हो, एंगल नहीं दिया हो, तो हम लोग के पास अब यही कॉन्सेप्ट बच जाता है। अब आइए सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बना के इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, देन हम लोग सारे फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। हम लोग के पास एक बॉडी था, जिस बॉडी का मास मान लो कि यहाँ पे क्या था, m था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमारे बॉडी पे फोर्स लग रहा है F, और बॉडी हमारा डिस्प्लेस कर गया इधर, जैसे सिंपली हम इसी पॉइंट पे मान लिए हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया, इनके बीच का जो एंगल था वो एंगल हमारा थीटा हो गया। अब बताइए, जब हम लोग फोर्स का कंपोनेंट लेंगे, यहाँ पे सिंपल सा चीज है कि फोर्स का जब कंपोनेंट लेंगे तो एंगल तो हमारा इधर बन रहा है, तो हमारा जो फोर्स का कंपोनेंट है वो इधर होगा, तो फोर्स का कंपोनेंट क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं F cos थीटा। क्लियर है ना, क्या बोले, फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, तो फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कहां जाएगा, इधर जाएगा, तो क्या जाएगा F cos थीटा। डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के अलोंग, तो वो क्या हो जाएगा, S cos थीटा। ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका S cos थीटा, ये S cos थीटा। तो इस केस में जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा S cos थीटा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को समझो कि आपके पास तो एंगल दिया नहीं था, आपके पास एंगल दिया था, नहीं दिया था, तो आपके पास जब एंगल नहीं दिया था और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बस दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग में जाएंगे तो F cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फोर्स पता चल जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट जब है तो यहाँ पे हम लोग फोर्स के अलोंग में जाएंगे तो S cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे इसका वैल्यू पता चल जाएगा। और एक सबसे खास बात कि यहाँ से भी आप वर्क डन निकाल सकते हो। कैसे, देखो एक कमाल की बात यहाँ पे बता रहे हैं, F cos थीटा मिल गया, F cos थीटा मिल गया, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन निकल जाएगा। और यहाँ पे S cos थीटा निकल गया, तो S cos थीटा में फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आपका वर्क डन निकल जाएगा। यानी जब आपका टर्म वेरिएबल हो, एंगल गिवन नहीं हो, तो यहाँ पे हम लोग दोनों को कंपोनेंट में बांट देते हैं, और फोर्स जब डिस्प्लेसमेंट के अलोंग जाएगा तो F cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट जब फोर्स के अलोंग में जाएगा तो S cos थीटा। और यहाँ पे दो फॉर्मूला दिया है कि जब F cos थीटा हो तो S से मल्टीप्लाई करके वर्क निकाल लो, S cos थीटा तो F से मल्टीप्लाई करके वर्क निकाल लो। सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करो, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखिए कि आपके बॉडी में फोर्स यहाँ पे था और फोर्स आपका सेम है, फोर्स का डायरेक्शन आपका सेम है, बॉडी डिस्प्लेस यहां से यहां तक है, यानी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहां से यहां तक हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो आपका इतना हुआ। देखिए ध्यान से, यही आपका मेन क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां, ये ऊपर जो गया डिस्प्लेसमेंट आपका यहीं पे हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मान लेते हैं S। अब यहाँ पे देखिए कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपका R है, तो यहाँ पे रेडियस जो होगा आपका यहाँ पे R ही होगा। ठीक है, रेडियस R, इसको हम लोग कैपिटल से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका रेडियस R हो गया, रेडियस जो आपका क्या यहाँ पे R है।
अब यहाँ पे एंगल हम लोग क्या ले लेंगे, थीटा। तो इस कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और इसका अपोजिट कंपोनेंट ये आपका क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। यानी यहाँ पे एक आपको हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करें बाबू, उस चीज को समझना। फोर्स आपका यहाँ पे था, मास आपका यहां से यहां तक गया, वर्क डन हुआ, तो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका हम लोग ले लिए। अब यहाँ पे वर्क डन जब निकालना है तो वर्क डन के लिए दो तरीका बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट का वह कंपोनेंट जो फोर्स के डायरेक्शन में हो इनटू फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन निकल जाएगा। यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो जब यहाँ पे वर्क डन निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट का वह कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट का वह कंपोनेंट जो किसके डायरेक्शन में हो, जो फोर्स के डायरेक्शन में हो। तो जो फोर्स के डायरेक्शन में हो इसको लिख के और फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट का वह कंपोनेंट जो फोर्स के डायरेक्शन में हो वो कितना है, आर साइन थीटा। तो वर्क डन इक्वल टू यहाँ पे आर साइन थीटा हो गया, और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई फोर्स। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पे वर्क डन का, इस क्वेश्चन में वर्क डन का वैल्यू जो आएगा वो आर साइन थीटा फोर्स आएगा। सबको क्लियर है, यानी फोर्स यहाँ पे था, यही मेन कॉन्सेप्ट है। ये जो सीखा है इस क्वेश्चन को बना लिया। फोर्स था यहाँ पे, बॉडी धीरे 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 डिस्प्लेस हुआ यहाँ पे, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहां से यहां तक गया, यानी डिस्प्लेसमेंट का अलोंग ये हो गया, थीटा है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में एंगल आर कॉस थीटा, ये साइन थीटा, यानी वैल्यू आ जाएगा W इक्वल टू आर साइन थीटा एफ। यहां तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। जल्दी से यहां तक आप सॉल्व करो।